हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। अब अपन बात करेंगे, जो बात कर रहे थे पहले माइक्रो ट्यूबुलस की बात कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता, कोशिकाओं की रचना जब भी करना हो तो इसके बगैर अधूरा है। मैंने पहले बताया था कोशिकाओं की रचना में मुख्य रूप से 3 भाग लेते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली की देख लिया था, कोशिका द्रव की बात कर लिए थे, और केंद्रक। अब हम जो बात करेंगे वो केंद्रक की बात करेंगे। केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता दोस्तों, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं दोस्तों, हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यदि आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए कि क्या है केंद्रक, तो आपको केंद्रक के बारे में बताना जरूरी है दोस्तों। केंद्रक को हम क्या मानते हैं? नियंत्रण केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? नियंत्रण केंद्र, अर्थात हम कह सकते हैं नियंत्रक केंद्र मानते हैं। सभी कोशिकाओं का जो यदि नियंत्रण करना हो तो हम कहां से करेंगे बैठे बैठे दोस्तों? हम करेंगे वहां केंद्रक से। कहां से? केंद्रक से। तो जी हां दोस्तों, अब अपन चलेंगे दोस्तों लेकर कोशिकाओं के अंदर में कोशिका की रचना की अपन बात चल रही थी, तो उसमें लेके चलेंगे केंद्रक की, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। सबसे पहले यदि अपने से कोई पूछ लिया जाता है पेपर में कि न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा कि रॉबर्ट ब्राउनी ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक की खोज दोस्तों। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वो भी आपको पूछ लिया जाए लगभग कितने ईस्वी पूर्व, तो आपको बताना 1831, लगभग 1800। डाटा फिक्स नहीं होती दोस्तों, इसलिए मैं डाटा पे चर्चा नहीं करता हूं और कहीं पूछे भी नहीं जाते हैं। 1831 में की थी। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी सी गोल एवं गाढ़ी संरचना में जो पाई जाती है उसे ही कहते हैं दोस्तों केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। जी हां, हम बात कर रहे थे केंद्रक की। अब से पूछा जाए कि केंद्रक कहां पाई जाती है और किस रूप में पाई जाती है, तो आप बता सकते हो। केंद्रक खोज किसने किया दोस्तों? ब्राउन ने। ठीक है ना। अब अपने से पूछा जाए केंद्रक किस रूप में पाई जाती है, तो आप बता सकते हो केंद्रक किस रूप में पाई जाती है। कोशिका द्रव के बीच में। किसमें? कैसा? एक बड़ी सी गोल एवं गाढ़ी रचना में पाई जाती है। ठीक है ना। किसमें पाई जाती है? गाढ़ी रचना में पाई जाती है, जिसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। हो गया। केंद्रक को क्या माना गया दोस्तों? सभी कोशिकांगों का नियंत्रक केंद्र माना जाता है। नियंत्रक केंद्र माना जाता है। ठीक है। सभी कोशिकांगों का नियंत्रक केंद्र किसे माना गया दोस्तों? केंद्रक को माना गया है। खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया दोस्तों। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी सी गोलाकार एवं गाढ़े रचना में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर जो होती है, किसके चारों ओर? इसके इसके चारों ओर जो होती है दोहरी झिल्ली होती है दोस्तों। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है।
आपसे पूछ लिया जाता बता सकते हो कि केंद्रक के चारों ओर जो होती है एक दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं या केंद्रक कला भी कहते हैं, यानी केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? इसमें क्या रहता? इसमें अनेक छिद्र होते हैं। किसमें? इस झिल्लियों में। इस झिल्लियों में अनेक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच में जितने भी पदार्थों का जो होता है वो आदान प्रदान होता है दोस्तों। क्या होता? आदान प्रदान होता है। ठीक है ना? ये कोशिका द्रव्य मान लिया, कोशिका द्रव्य के बीच में कौन है? केंद्रक। अब केंद्रक क्या है बेटा दोस्तों? ये दोहरी परत की झिल्ली से घिरी हुई, और दोहरी परत की झिल्ली में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अब इस छिद्र से क्या करेगा? आदान प्रदान। क्या? आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान होते रहती दोस्तों। ठीक है ना? प्रत्येक जीवित कोशिका में, किसमें? प्रत्येक जीवित जितने भी होती, प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कम से कम एक केंद्रक तो जरूर पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? एक केंद्रक तो जरूर पाया जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाओं में से है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में एक केंद्रक तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ कोशिकाओं में ऐसे होते हैं जो एक से अधिक भी पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है ना? केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य जो भरा होता है दोस्तों, ठीक है ना, या पाया जाता कह सकते हो, उससे क्या कहते हैं? उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अर्ध तरल पदार्थ की बात कर दे, ये क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में जो होते हैं, इनमें जो होते हैं वो महीन महीन धागे। कैसे? महीन महीन, बिल्कुल जालीनुमा, महीन महीन, महीन महीन धागे, महीन महीन जो होते हैं धागे की जाल जैसी रचना होती है। ये जो केंद्रक द्रव्य के अंदर इस प्रकार, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि केंद्रक के अंदर जो अर्ध गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य में जो होते हैं वो बिल्कुल ही महीन महीन धागों की जाल की रचना पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रोमेटिन। क्या? क्रोमेटिन, या हम इसको जालिका भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? हम जालिका भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जाए ये क्रोमेटिन किसकी बनी होती है? ये जालिका जो होती है ये किसकी बनी होती है? ठीक है ना? तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो डीएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले डीऑक्सी न्यूक्लिक, क्या? डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो की बात करते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती। आपसे यदि कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो दोस्तों कि क्रोमेटिन जो होती है जिसे हम जालिका कहते हैं वो महीन महीन धागों की होती है, रचना में पाई जाती है केंद्रक द्रव्य के अंदर। और केंद्रक द्रव्य के अंदर जो महीन महीन रचनाओं में जो धागे पाई जाती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो होती है वो डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। और डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड कहते हैं। तो जो जालिका या क्रोमेटिन जो बनी होती है वो डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए जो है उसका मुख्य कार्य क्या है?
डीएनए का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण, अब इसी चीज को समझना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। ये क्या करता है, अनुवांशिक, क्या, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है दोस्तों। कौन, डीएनए। डीएनए का जो मुख्य कार्य है वह अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब यहां पे जो आप देख रहे हो क्रोमेटिन को देख रहे हो, क्रोमेटिन को, वो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के जो धागे जो होते हैं वो अलग होकर कई छोटी कई मोटी छड़ जैसे रचनाओं में परिवर्तित हो जाती है। कौन, जालिका, क्रोमेटिन, कोशिका विभाजन के समय में कोई छोटी कोई मोटी कोई छोटी सी जैसे छड़ की रचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसे ही आप क्या कहते हो, इसे ही आप कहते हो गुणसूत्र। क्या कहते हो, गुणसूत्र। जो ये धागे हैं, ये जो धागे थे ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कोई छोटा कोई मोटा कोई बड़ी इस प्रकार के भागों में टूट जाते, कोशिका विभाजन के समय परिवर्तित हो जाते हैं, टूटकर इस छोटी छोटी भागों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र की बात करें, ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। गुणसूत्र को हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। जो किसी भी प्रकार कहते हो गुणसूत्र की जंतु कोशिकाओं की जो बात करें, ध्यान रखने की वाली सबसे बड़ी बात है वो था केंद्रक। केंद्रक को हम सभी कोशिकाओं का नियंत्रक केंद्र मानते हैं। केंद्रक जो होती है कोशिका द्रव्य के बीच में पाई जाती है, गाढ़ा, ठीक है ना, कैसा, गाढ़ा होता है दोस्तों, गाढ़ी रचना में पाई जाती है, गोल होती है, एक बड़ी सी गोल एवं गाढ़ी रचनाओं में पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं दोस्तों। इनके चारों ओर एक दोहरी परत की झिल्ली होती है, उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होती है जो कोशिका द्रव और केंद्र के बीच में क्या करता है, पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है दोस्तों। केंद्रक के बीच में जो अर्ध गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में जो होती है महीन महीन धागों के रूप में एक जाल बिछा होता है, वो जाल क्रोमेटिन या जालिका कहलाता है दोस्तों। क्रोमेटिन जालिका जो है वो डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए को हम फुल फॉर्म में कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। इनका मुख्य जो कार्य है डीएनए का, वो मुख्य कार्य है कि आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। कोशिका विभाजन के समय जितने भी महीन धागे जो थी यहाँ पे, बिल्कुल वो जब टूट टूट कर एक छोटी सी बड़ी सी मोटी सी छड़ की रचना में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ये किसके बने होते हैं, आपसे फिर पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो आपको बताना है ये भी डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। ये भी डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। किसके बने होते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जो डीएनए होती है दोस्तों, डीएनए अणु में जो होती है वो कोशिका के निर्माण एवं संगठन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती है वो मौजूद होती है दोस्तों। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड जो होता है, जो छोटे छोटे खंड जो हो जाते हैं, उसे हम जीन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जीन। इसीलिए कहा गया कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ
तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डीएनए को क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, और जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। चलिए अब अपन उसको भी देखते हैं, गुणसूत्र के बाद अपन उसकी बात करते हैं। हम चल रहे थे क्रोमोसोम को लेकर। किसको लेकर चल रहे थे दोस्तों? क्रोमोसोम को लेकर चल रहे थे। क्रोमोसोम के बाद अपन डीएनए की जो बात हो रही है, वो डीएनए क्या है? महत्वपूर्ण। डीएनए क्या करता है दोस्तों? डीएनए जो होती है दोस्तों, वो डीएनए अणु में जो होती है, कोशिका के जितने भी निर्माण की एवं संगठन की जो सूचनाएं होती है, वो सब मौजूद होती है डीएनए में। पहला पॉइंट तो ये दोस्तों, डीएनए को क्रियात्मक खंड होता है। क्या? डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, जिन्हें जीन कहते हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो डीएनए को क्या कहा गया है? डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए को क्या कहा गया दोस्तों? आनुवांशिक पदार्थ, तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? आनुवांशिक इकाई कहा गया। कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। कहा जाता है। चलिए ये पॉइंट हो गया जीन तक की बात। अब हम बात जो करेंगे दोस्तों, वो है कि केंद्रक क्या करता है, कोशिका के लिए किस प्रकार कार्य करता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका की रक्षा करता है, सभी प्रकार से रक्षा करता है। केंद्रक सभी प्रकार से कोशिका को रक्षा प्रदान करता है। क्या करता? रक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका के अंदर संपन्न होने वाले, कौन? केंद्रक की बात करें, ये कोशिका के अंदर संपन्न होने वाले जितनी भी उपापचयी रासायनिक क्रिया होती है, ये सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता दोस्तों। कौन? केंद्रक। केंद्रक कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, या संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं, उपापचय की क्रियाएं या रासायनिक क्रियाएं, इन सबको नियंत्रित करने का जो कार्य करता दोस्तों, वो भी केंद्रक करता है। यह कुछ जीवों में तो सबसे सबसे अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दोस्तों। यह कोशिका के विकास, परिपक्व आदि को भी निर्धारित करता दोस्तों। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक आरएनए, क्या? आरएनए, आवश्यक कोशिकाएं होती है आरएनए, वो भी उत्पन्न करता है। कौन? केंद्रक। कौन? केंद्रक। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में एक छोटी सी, एक गोलाकार अंडाकार रचना पाई जाती है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। यह बहुत ही कम सक्रिय होती है और सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। ठीक है ना? या तो आप बोल भी सकते हो कि नहीं भी पाई जाती है। ठीक है ना? नहीं भी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है ना?
एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होते दोस्तों वो महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देते दोस्तों। सामान्यतः गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। आपसे कोई पूछ ले तो बता सकते हो। प्रत्येक गुणसूत्र में जो भाग होते हैं वो मुख्यतः 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि प्रत्येक गुणसूत्र में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग को क्या कहते हैं? एक भाग को हम पेलिकल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। यह गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है। एक जो होता है वो होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स। जो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग जो होता है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक होता है क्रोमेटिड्स। क्या होता है? क्रोमेटिड्स। ठीक है ना। ये अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। इस क्रोमेटिड को हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। मैट्रिक में गुणसूत्र की पूरी लंबाई 2 समानांतर कुंडली भागों में बटे होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जो भी यदि किसी कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होंगे उनको समूह को हम क्या कहते हैं, तो उनके समूह को हम दोस्तों अगुणित कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो अगुणित कहते हैं। प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो बिल्कुल ही निश्चित होती है दोस्तों। जैसे यदि हम मनुष्य की बात करें, जैसे हम किसकी बात करें दोस्तों? जैसे केंद्रक की टॉपिक चल रही दोस्तों। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की शरीर की जो कोशिकाओं में जो होते हैं वो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में मात्र 8 गुणसूत्र होते हैं। मक्का के पौधों की कोशिकाओं में जो होते हैं टोटल वो 20 गुणसूत्र होते हैं। टमाटर के पौधों की जो कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो टोटल 24 गुणसूत्र होते हैं। आलू के पौधों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो टोटल 48 गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र सदा हमेशा कपल बने रहते, जोड़े में रहते। किस में रहते हैं? जोड़े में रहते। एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं। इसी कारण ये दोनों को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। होमोजीनियस जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समजात गुणसूत्र कहते हैं। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों गुणसूत्र समान होते हैं उसे हम द्विगुणित समूह कहते हैं दोस्तों, या द्विगुणित गुणसूत्र का समूह कहते हैं। युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या उकायकी कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या से हमेशा क्या होना चाहिए? आधी होनी चाहिए। पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि युग्मकों में गुणसूत्र की जो संख्या वो किससे आधी होनी चाहिए? तो कायिकी कोशिका के गुणसूत्र से हमेशा आधी होनी चाहिए। और एक कोशिका में यदि गुणसूत्र पाए जाते तो उनके समूह को क्या कहते हैं? अगुणित गुणसूत्र कहते हैं। तो ये हम जो बात करें दोस्तों वो हम गुणसूत्र की बात कर लिए। केंद्रक की टॉपिक लेके चल रहे थे दोस्तों। केंद्रक की टॉपिक में हमने देखा कोशिका संरचना के बारे में बात। अब हम बात करेंगे वो मेन है कि पादप कोशिकाओं की जो चर्चा कर रहे हो गुरुजी बार बार और जंतु कोशिका की जो चर्चा कर रहे हो बार बार, उन दोनों में क्या अंतर है? पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? पादप कोशिकाओं में जो होते दोस्तों वो सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। सिंपल से पहले आसान भाषा में सरल तरीके से याद करने का जो तरीका हो वो ये है कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते दोस्तों।
पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है दोस्तों। पादप कोशिकाओं में जो रसधानी होती है उसे हम रिक्तिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। पादप कोशिकाओं में जो अधिकांश पादप कोशिका होती है वो तारक केंद्र, क्या तारक केंद्र नहीं होते, ठीक है ना। अधिकांश पादप कोशिकाओं जो होते हैं वो तारक केंद्र नहीं होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है पादप कोशिकाओं के बारे में, ये पेड़ पौधों की विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये कुछ अंतर आपको दिखाना है, किसमें? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिकाओं को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि की बात करें तो अन्य सभी पर्णहरित पाए जाते हैं, लेकिन ये पर्णहरित कम ही दिखते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका में जो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाई जाती है। जंतु कोशिका में आपको सेंट्रोसोम भी पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट क्या होता है? ताराकार सेंट्रोसोम की रचना भी होती है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है दोस्तों। क्या लेता है? भाग लेता है। जंतु कोशिका में रसधानी जो होती है दोस्तों, जिसको हम रसधानी कहते हैं, रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है, लेकिन सिर्फ रसधानी का जो छोटा सा भाग होता है वो क्या कहलाता है अपना? वो छोटा भाग होता है, छोटा, ना के बराबर ही काम लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र भी होते हैं। ये रहा आज का अपना पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात। तो पादप कोशिका में ना आपको सेंट्रोसोम पाया जाता है दोस्तों, ना लाइसोसोम, तारक केंद्र भी नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पादप कोशिका की जो बात किए वो था सेंट्रोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है। तारक केंद्र भी पाया जाता है, लेकिन नहीं होती है, ठीक है। राजधानी नहीं होती दोस्तों। यदि अपने से पूछा जाए तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। और आप सबसे शानदार यदि बात किया जाए तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। चलिए उतार लीजिए। तो अपन जो डिस्कस किए थे वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात कर लिए, और मुख्य रूप से अपन केंद्रक की बात कर लिए दोस्तों। केंद्रक की डिस्कस कर लिए। केंद्रक
क्या कहा था दोस्तों मैंने, कोशिका द्रव्य के बीच में, किसमें, कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी सी गोल एवं गाढ़ा युक्त जो रचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के जो चारों ओर है दोस्तों वो एक दोहरी परत का झिल्ली होती है। इस झिल्ली को अपन ने कह दिया था केंद्रक का झिल्ली या केंद्रक कला भी कह दिया। इस झिल्ली में जाल के अंदर जो होता है वो छिद्र होती है। इस छिद्र से आदान प्रदान करने का काम करता है पदार्थों का, किनके बीच में, कोशिका द्रव्य के बीच में। ठीक है ना, ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य के बीच में। केंद्रक के बीच में जो गाढ़ा अर्ध गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है उसको अपन केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इनमें जाली नुमा एक धागा नुमा महीन धागे के अनुसार रचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्रोमेटिन या जालिका कहते हैं। ये डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है दोस्तों। कोशिका विभाजन के समय जो ये गुण जो क्रोमेटिन था वो एक छोटे छोटे या बड़े बड़े मोटे पतले आकारों में रचनाओं में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। इसकी डिस्कस की थी अपन ने, किसकी डिस्कस की थी, इसकी डिस्कस की थी आपसे। क्या हम क्या कहते हैं उसको, गुणसूत्र की बात कर रहे थे। यही गुणसूत्र लेकर हम आगे की जब बढ़े तो देखे किसी में गुणसूत्र कम होते हैं, किसी में गुणसूत्र ज्यादा होते हैं। जितने भी गुणसूत्र होते हैं उस सभी गुणसूत्र का मुख्य कार्य है आनुवंशिक लक्षणों में पहचान करवाना। तो अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो होगा मेरा टॉपिक, अगला जो होगा दोस्तों वो टॉपिक होगा अपना अब कोशिका विभाजन। क्या होगा, कोशिका विभाजन। तो चलिए हम कोशिका विभाजन की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो टॉपिक हो गई केंद्रक वो आप रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।